Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लेकर आए हैं, जिसमें आपके शिक्षण कौशल के 10 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के। तो कुल मिलाकर 20 नंबर की तैयारी इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम करने वाले हैं, तो जिसमें आपके शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अहम रहने वाला है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शिक्षण कौशल का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर फर्स्ट हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका बोध स्तर, तो ध्यान रखिएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा चिंतन स्तर। ये आपके शिक्षण के आधार के चर हैं। जब भी आपसे पूछा जाए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है तो बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी मूल्यांकन का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी। अधिगम का शिक्षा में योगदान है तो व्यवहार परिवर्तन में भी योगदान है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी शिक्षा का बहुत योगदान है, समायोजन का भी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी में अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ऑप्शन डी है ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मूल्यांकन की प्रविधि है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवा अवस्था हेतु, परिपक्वावस्था हेतु। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, कौन सी अवस्था में आपको बताना है। तो सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बाल्यावस्था हेतु खेल विधि उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो शैक्षिक भ्रमण अधिगम से आवश्यक साधन क्यों है? ये जो है भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन जो है क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए
मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों की उपलब्धि का एक ज्ञान, बच्चों के सीखने के स्तर पर एक ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चों के सीखने के स्तर पर एक ज्ञान होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, ये सारी चीज़ें और उसके स्तर का एक ज्ञान होता है मूल्यांकन से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चों के सीखने के स्तर पर एक ज्ञान होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने का क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण आपको बताना है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और लगन से अध्ययन करवाना। धैर्य और लगन उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है शिक्षक की। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसके अंदर धैर्य और लगन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण कौशल के पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के। बाल मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन है, किशोर मानसिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। यह विशेषता निम्न अवस्था से संबंधित है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। किशोर मानसिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। यह विशेषता किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपकी मानसिक विकास अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अनुकरण एवं सुझाव द्वारा सीखता है। यह इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का आधार स्थापित होता है। यह अवस्था में बालक में अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बालक का शरीर बहुत कोमल होता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का आधार स्थापित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म के समय सामान्य बालक के मस्तिष्क का भार होता है 1250 ग्राम, 1400 ग्राम, 350 ग्राम। मस्तिष्क नहीं होता। जन्म के समय बालक के शरीर में सामान्य बालक के मस्तिष्क का भार आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 350 ग्राम। जन्म के समय बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270, 518, 17, निश्चित नहीं होती। जन्म के समय बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शरीर और व्यवहार के किसी विशेष भाग में परिवर्तन होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं और समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? फ्रैंक, मेरेडिच, रास, इनमें से कोई नहीं।
एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। यदि शरीर और व्यवहार के किसी विशेष भाग में परिवर्तन होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं, और समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। यह कथन फ्रैंक मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में अस्थायीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण होना निम्नलिखित विकास में संबंधित है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में अस्थायीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण होना किस विकास से संबंधित है? तो शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? मेरेडिथ, क्रैक, रॉस, ब्रूनर। अभिवृद्धि का केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। तो यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? यह जो विचार है मेरेडिथ मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जीवन का सर्वाधिक कठिन काल किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर्लॉक ने किशोरावस्था को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। तो हर्लॉक ने किशोरावस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपके 10 बाल मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।